आंधी पार्ट 8। आवाज़ लुबाबा हैदर। पेशकश उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। चौधरी साहब ने कहा, इस बीबी को अंदर ले जाओ और हिफाजत से रखो। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, मैं कल किसी वक्त चक्कर लगाऊंगा, तुम्हें यहाँ किसी का डर नहीं होना चाहिए। शहाब की आवाज़ मेरे कानों में जैसे कहीं दूर से आ रही थी। मेरी आंखें खुश्क हो चुकी थीं, लेकिन दिल मुसलसल रो रहा था। अपने बच्चे का मरा हुआ चेहरा मेरी निगाहों में घूम रहा था। दो अफराद ने बड़े एहतराम से मुझे घोड़े से उतारा। एक आदमी ने शहाब से पूछा, चौधरी जी, उस्ताद नहीं आया? वो भी आता ही होगा, चौधरी ने जवाब दिया और घोड़ा मोड़कर तारीकी में उछल हो गया। मुझे घोड़े से उतारने वाले बड़े एहतराम से अंदर ले आए। ये काफ़ी वसी हवेली थी, मगर लगता था कि मुद्दत से बेआबाद पड़ी है। हर चीज़ गर्द में अटी हुई थी। कमरे साजो सामान से खाली थे। एक जगह ईंटों का आर्जी चूल्हा और जस्त के टूटे फूटे बर्तन बिखरे थे। एक दूसरे कमरे में प्याल के कुछ बिस्तर बिछे हुए थे और उन पर मैली रजाइयाँ पड़ी थीं। उन बिस्तरों के बीचों बीच पुख्ता फर्श पर आग जल रही थी और आग के धुएं ने छत को स्याह कर रखा था। एक हॉलनुमा कमरा, जो शायद हवेली का ड्राइंग रूम था और जहाँ चंद खूबसूरत पेंटिंग्स अभी तक आवेजा थीं, अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। करीबन 6 अदद घोड़े यहाँ बंधे थे और उनकी बू से पूरी हवेली महक रही थी। मुझे एक छोटे से कमरे में पहुँचा दिया गया। यहाँ एक चारपाई पर एक बदबूदार बिस्तर पड़ा था। कमरे में मौजूद अशिया से अंदाज़ा होता था कि यहाँ किसी मर्द का क़याम रहा है। मैं गुमसुम से बिस्तर पर बैठ गई। मेरी आंखें सहरा की तरह वीरान हो चुकी थीं। एक पुरतपिश चुभन के सिवा उनमें कुछ भी नहीं था। मेरा फरहान मर चुका था, लेकिन ना मैं बैन कर रही थी और ना मेरे हाथ सीना कूबी के लिए उठ रहे थे। ना बाल नोच रही थी और ना दीवारों से सर टकरा रही थी। कुछ अजीब सी कैफियत हो गई थी मेरी। कुछ देर बाद एक आदमी ने गरम गरम चाय का प्याला मेरे सामने रख दिया और एक पट्टी मुझे थमाते हुए बोला कि मैं अपने कंधे पर उसे बांध लूँ। मैंने पट्टी बांधी और ना चाय पी। इसी तरह बैठी रही। आखिर मेरी ज़िंदगी की मनहूस तरीन रात का अंधेरा सुबह के उजाले में बदल गया। कोई 10 बजे के करीब पुख्ता फर्श पर घोड़ों की टापें गूंजी और 7-8 अफराद हवेली में आ गए। वो सब तेज़ तेज़ लहजे में बातें कर रहे थे। चंद लम्हों बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बेहद खौफनाक शक्ल वाले शख्स ने अंदर झांका। उसकी पेशानी पर किसी कुल्हाड़ी या तलवार वगैरह का ज़ख्म था। उस ज़ख्म ने पेशानी के साथ साथ उसकी नाक को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक नज़र देखने से लगता था जैसे मिट्टी के टूटे हुए चेहरे को अनाड़ीपन से जोड़ने की कोशिश की गई हो। उसकी खुदरा दाढ़ी कांटों की मानंद थी और मूँछों ने बालाई होंठ को मुकम्मल तौर पर छिपा रखा था। मैंने देखा कि उसके एक बाजू से खून बह रहा है। दूसरा हाथ उसने माथे तक उठाया और बोला, सलाम बीबी जी। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। गालिबन वो जवाब की तवक्को भी नहीं कर रहा था। दरवाज़ा भीड़ कर वो वापस चला गया। उसकी आवाज़ से मैंने पहचान लिया था। ये वही ढाटापोश था जिसे रात में चौधरी साहब ने सावल कहकर मुखातिब किया था और जिसने चौधरी से कहा था कि वो मुझे लेकर निकल जाए। अब मैं किसी साथ वाले कमरे से बातों की आवाज़ें सुन रही थी। सावल, जिसे उसके साथी उस्ताद सावल कहकर बुला रहे थे, उन्हें रात वाले मार्के की बाबत बता रहा था। उसकी बातों से पता चला कि रात हमारे आने के बाद चंगेज़ियों की हवेली के सामने खूनरेज़ लड़ाई हुई है। 2 घंटे तक जारी रहने वाली फायरिंग में दोनों तरफ से 2-2 आदमी मारे गए और करीबन 1.5 दर्जन जख्मी हुए हैं। मैं ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन दिल किसी बात का असर कबूल नहीं कर रहा था। यूँ लगता था जैसे ये वाक़यात मेरे इर्द गिर्द नहीं रहे, बल्कि किसी कहानी का हिस्सा हैं। दोपहर के वक्त एक शख्स खाने की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं शशदर रह गई। वो रहमत था। उसकी आंखें अशकबार थीं। लर्जा हाथों से उसने ट्रे मेरे करीब रख दी और अपनी हिचकियों को दबाने की कोशिश करने लगा। मुझे आपके बच्चे की मौत का बड़ा दुख है बीबी जी, पर क्या किया जाए? अल्लाह की रज़ा यही थी। आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें जी। वो देर तक मुझे पुरसा देने की कोशिश करता रहा। फिर उसने मुझे बताया कि लाहौर से मेरे अजीज़ों ने बच्चे की मैयत हासिल करने के लिए पुलिस से रब्ता कायम किया है और उम्मीद है कि शाम तक पोस्टमार्टम के बाद उन्हें मैयत दे दी जाएगी। उसने मुझे खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जाते जाते उसने मुझसे कहा, बीबी जी, ज़ैनब का भी कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे अगले 2-3 दिन बिल्कुल बेहिसी की कैफियत में गुजरे। सिर्फ सीने में एक चिंगारी सी थी जो कभी शोला और कभी अलाव बन जाती। चौधरी साहब के आदमी हर तरह से मेरा ख्याल रख रहे थे और रहमत तो हर वक्त मेरी दिलजोई में लगा रहता था। उस हवेली के बारे में मुझे जो कुछ पता चला, उसका लुब्बे-लुबाब ये था। यह हवेली एक मकामी ज़मींदार की थी। ज़मींदार को फिल्में बनाने की लत पड़ गई थी और वो जायदाद बेचकर लाहौर जा आबाद हुआ। यह हवेली चूँकि एक पुरसुकून जगह पर थी और कभी कभार शूटिंग में भी काम आती थी, लिहाजा ज़मींदार ने हवेली और इर्द गिर्द की कुछ ज़मीन रख छोड़ी थी। यहाँ देखभाल के लिए खानू नामी चौकीदार रहता था। चौधरी साहब के कुछ बंदों ने जेल से फरार होने के बाद उस हवेली में पनाह ले ली थी। खानू को उन्होंने डरा धमकाकर अपने हाथ में रखा था। जेल से फरार होने वाले कुल 5 आदमी थे, जिनमें एक जागीरदारों के साथ लड़ाई में हलाक हो गया था और बाकी 4, जिनमें उस्ताद सावल भी शामिल था, इस हवेली में थे। ये सब खतरनाक लोग थे और चौधरी साहब के एक इशारे पर हर काम कर गुजरते थे।
रहमत की ज़ुबानी मुझे ये भी पता चला कि पुलिस ने पालपुर से चौधरी साहब के 5 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं और वो खुद जमानत कबलस गिरफ्तारी कराने के लिए शहर गया हुआ है। अपने बारे में रहमत ने मुझे बताया था कि उस रात मुझे और मुर्दा फरहान को हवेली से निकालने के बाद वो एक पगड़ी की कमंद बनाकर खुद भी हवेली से बाहर आ गया था। उसके बाद वो सीधा नहर के पार सरकारी रख में पहुंचा, जहां प्रोग्राम के मुताबिक जैनब ने मुझे लेकर पहुंचना था। यहाँ महकमा जंगलात का एक पुराना रेस्ट हाउस था और उस रात वही रेस्ट हाउस हम तीनों यानी मेरे, जैनब और रहमत के मिलने की जगह थी। मगर वहाँ सिर्फ रहमत पहुँच सका। मैं फरहान की मौत में दीवानी होकर कहीं से कहीं निकल गई थी और जैनब भी ना जाने क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। हम दोनों की तलाश में नाकामी के बाद रहमत अकेला ही चौधरी साहब के गाँव पालपुर चला गया था। दरअकीक़त शुरू से उसका प्रोग्राम यही था कि मुझे और जैनब को हवेली से निकालने के बाद चौधरी शहाब के पास ले जाएगा। उस पूरे इलाके में शहाब ही वो वाहिद शख्स था जो चंगेज़ियों के किसी बागी को पनाह देने का सोच सकता था। फरहान का मुर्दा चेहरा देखने के बाद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। मैं सारी सारी रात छत की कड़ियाँ गिनती और सारा दिन खामोश बैठी रहती। रहमत मेरा ध्यान बटाने मेरे पास आ बैठता और बात से बात निकालता, खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब देने लगता। उसकी गुफ्तगू कुछ इस तरह की होती थी। आपकी तबीयत कैसी है? मेरा ख्याल है ठीक ही है। रात नींद आई या नहीं? आंखों से तो लगता है कि आज भी जागती रही हैं। चौधरी साहब आज भी नहीं आए, पता नहीं किस चक्कर में है। मेरा ख्याल है आज शक्ल ज़रूर दिखाएंगे। रहमत एक हमदर्द और गमगुसार शख्स था। उसकी आंखों से हर वक्त एक उदासी से टपकती रहती थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि उसका माजी किसी दिलगुदास कहानी का अमीन है। एक रोज़ वो खुद ही मुझे ये कहानी सुनाने बैठ गया। उस रोज़ सारा दिन जैनब को तलाश करने के बाद वो वापस आया था और निढाल सा मेरे कमरे के फर्श पर बैठा था। बीबी जी, आप भी सोचती होंगी मेरा और जैनब का रिश्ता क्या है, मैं क्यों उसके लिए इतनी मुसीबत उठा रहा हूँ। कुछ कुछ अंदाज़ा तो आपको भी हो गया होगा। वो ख्यालों में गुम हो गया। ये आज से 11-12 साल पुरानी बात है। मैं और जैनब एक दूसरे को बेहद चाहते थे। बड़ी पाक साफ मोहब्बत थी हम दोनों की। एक दूसरे को देख देख कर जीते थे। जुदाई का कभी ख्याल भी नहीं आया था हमारे जहनों में। पूरे गांव के लड़के मुझसे हसद करते थे कि जैनब जैसी सोहनी कुड़ी मेरे बस में है। हमारे घरानों में दूर की रिश्तेदारी भी थी। बात जब फैलने लगी तो बड़ों ने हमारी मंगनी कर दी। इस तरह लड़कपन में ही जैनब मेरी मंग बन गई। मैं एक यतीम लड़का था। माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। सिर्फ एक छोटा भाई था जिसे मैं बेटे की तरह समझता था और बाप बनकर पाल रहा था। मैं जागीरदारों का कामा था और नौमरी में ही मैंने सख्त मेहनत सीख ली थी। चौधरी वासिफ मुझे अंग्रेज़ी में लोहे का लड़का कहा करते थे। आपको पता नहीं जी कि सख्त सर्दी में ज़ख्मी मुर्गाबी को ठंडे ठार पानी से निकाल कर लाना कितना मुश्किल होता है। मैं चौधरी साहब के लिए काम किया करता था। वो शिकार पर हमेशा मुझे साथ रखा करते थे। मेरा काम चौधरी साहब के कुत्तों और घोड़ों की देखभाल था और ये काम मैं अब तक बड़ी मेहनत से करता रहा हूँ। लड़कपन से मेरे दिल में 2 ही ख्वाहिशें थीं, एक जैनब को हासिल करना और दूजी अपने छोटे भाई जानी को किसी काबिल बनाना। मैं उसे पढ़ा रहा था और तीसरी जमात के बाद उसे उसके खालू के पास शहर भेज दिया। वो वहीं रहता था। मैंने उसे कभी गांव नहीं आने दिया। अगर कभी खून ज़्यादा जोश मारने लगता तो शहर जाकर उससे मिला था। उसका तालीमी ख़र्चा पूरा करने के लिए मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, पर मैं परवाह नहीं करता था। जैनब की मोहब्बत में कुछ इतनी ताकत थी कि मैं हर मुश्किल हंसकर सह लेता था। आप यकीन नहीं करेंगी बीबी जी, मैं सारा दिन और सारी रात काम किया करता। सारा दिन जानवरों की देखभाल और रातों को खेती में काम। उन दिनों खून में जोश भी कुछ ज़्यादा था। याद ही नहीं रहता था कि सोना भी है या आराम भी करना है। उन्हीं दिनों एक और मुसीबत खड़ी हो गई। जैनब का एक दावेदार पैदा हो गया। यह साथ वाले गांव का नौजवान जर्रा दीन मोहम्मद था। दीन मोहम्मद के बाप कुदरत अली से जैनब के बाप अकबर ने अपनी शादी पर 200 रुपया ब्याज पे कर्ज लिया था। यह कर्जा बढ़ते बढ़ते 20 सालों में 5000 रुपया हो चुका था। कुदरत अली का बेटा दीन मोहम्मद उस रकम की वापसी चाहता था। वो कहता था या तो कर्जा चुका दो या जैनब का हाथ मेरे हाथ में दे दो। जैनब का बूढ़ा बाप उस बारे में सख्त परेशान था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे तो तन मन में आग लग गई। मैंने फैसला किया कि जैसे भी हो जैनब के सर से उस कर्ज की गाली उतार के रहूँगा। एक रोज़ मैं जैनब से मिला और उससे वादा किया कि जब तक मैं तेरे बाप का कर्जा नहीं उतार दूंगा ना तुझे छूऊंगा और ना तेरी शक्ल देखूंगा। जैनब उस दिन रोने लगी। उसने कहा, रहमत, मेरे और अपने दरमियान ऐसे कौल की दीवार ना खड़ी कर जो तू पूरा ना कर सके। तेरे 2 हाथ हैं, कोई 4 हाथ नहीं। कितना काम कर रहेगा तू, कितनी हड्डियाँ रोल रहेगा अपनी। ये मेरे बाप का मसला है, वो उसे किसी न किसी तरह हल कर ही लेगा। पर मैंने जैनब की कोई बात नहीं मानी और उसे दिलासा देकर घर भेज दिया था। उसके बाद 2.5-3 बरस तक मुझे अपने आप का होश नहीं रहा। मैंने जागीरदार की हवेली में
उनके अस्तबल में, उनके खेतों में, हर जगह खून पसीना बहाया और पाई पाई जमा करता रहा। आखिर वो दिन आया जब मेरी मुट्ठी में 5,000 रुपये के नोट थे और दिल में हौसला था कि मैं अब अपनी ज़ैनब को हर बंदिश से आज़ाद करा सकूँगा। मगर कुदरत मेरी बेवकूफ़ी कर मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा कुछ था और हुआ कुछ। मैं सुबह उठकर कुएं की तरफ जा रहा था कि चौधरी के 2 मुलाजमों ने मुझे रास्ते में रोक लिया। उन्होंने बताया कि तुम्हें फ़ौरन हवेली में बुलाया गया है। मैं हवेली पहुंचा तो रब नवाज बड़े ठाठ से कुर्सी पर बैठा था। रब नवाज को तो आप जानती हैं ना, वही जो अंग्रेज़ी राइफ़ल के साथ हर वक्त दुम की तरह चौधरी वासिफ के साथ साथ रहता था। आजकल वो अस्पताल में है। रब नवाज के पास ही दोनों मुंशी बैठे थे और मेज़ पर बही खाते खुले रखे थे। मैं वहाँ पहुँचा तो रब नवाज ने मुझे एक तरफ बैठने का हुक्म दिया। बड़े मुंशी ने पुराने खाते के कुछ सफ़े उलट पलट किए और उसे रब नवाज के सामने रख दिया। रब नवाज ने कहा, रहमे, तुझे पता है ना कि तू पक्का कामा है? मैंने हाँ में जवाब दिया। रब नवाज ने पूछा, ये भी पता है कि पक्का कामा किसको कहते हैं? मैंने इनकार में सर हिला दिया। और ये बात थी भी सही। मैं बचपन से सुनता आया था कि हम हवेली के पक्के कामे हैं, पर यह नहीं पता था कि पक्का कामा किसको कहते हैं। रब नवाज ने चमकती आंखों से मुझे घूरा। पक्का कामा वो होता है जो जागीरदार के पास गिरवी हो, उस पर कर्ज हो। वो जागीरदार की मर्जी के बगैर काम छोड़ सकता है और ना कहीं जा सकता है। बड़े जागीरदार साहब के ज़माने में तो भागने वालों को टकटकी पर लगाकर उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी, मगर हमारे जागीरदार वासिफ साहब नरम दिल के हैं। उन्होंने कभी किसी को टकटकी पर नहीं चढ़ाया। और उसका नतीजा पता है क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि अब तक जागीरदार के कोई 100 पक्के कामे हरामीपन दिखा चुके हैं, और उनमें तेरा भाई भी शामिल है जो खैर से शहर में तालीम हासिल कर रहा है। जागीरदार साहब ने कल हुक्म दिया है कि ऐसे जितने भी कामे भागे हुए हैं ना, उन्हें पकड़ कर लाया जाए और जागीर में काम पर लगा दिया जाए। अब बता, तेरी मर्जी क्या है? मेरी आंखों के सामने तो दुनिया अंधेर हो गई। इसका मतलब था कि जागीरदार के कारिंदे मेरे भाई को पकड़ कर ले आएंगे, उसकी पैंट बुशर्ट उतार कर, उसका सर मोड़कर उसे लंगोटी पहनाई जाएगी और खेतों में काम पर लगा दिया जाएगा। मैं सर से पैर तक काँप गया। वो कहाँ था इतने जोगा? उसे तो ये पता ही नहीं था कि मेहनत मुशक्क़त होती क्या है। वो तो बाबू बनने के ख्वाब देख रहा था। मैंने रब नवाज की मिन्नत की कि मुझे एक बार जागीरदार से बात कर लेने दो। वो मक्कारी से मुस्कुराया और उसने बताया कि जागीरदार साहब कल सवेरे वाली गाड़ी से कराची चले गए हैं और अब तो वो विलायत जाने वाले जहाज़ में भी बैठ गए होंगे। मैं समझ गया कि जागीरदार साहब मुझे और मुझ जैसे दूसरे बदनसीबों को अपने खूंखार कुत्ते के हवाले करके चले गए हैं। अब हम थे और रब नवाज का डंडा था। अभी रब नवाज मुझसे बातें कर ही रहा था कि उसके करिंदे किसी करीबी गांव से 3-4 पक्के कामों को पकड़ के ले आए। उनमें एक औरत भी थी। उन सब के हाथ रस्सियों में बंधे हुए थे और उन्हें बुरी तरह मारा गया था। वो चोरों की तरह सर झुकाए खड़े थे। उनकी हालत देखकर मेरा कलेजा फटने लगा। मैंने रब नवाज से कहा, खान जी, किसी तरह बचत नहीं हो सकती? मेरा भाई जानी तो कुड़ियों की तरह है, उससे कहाँ घोड़ों की मालिश की जाएगी? रब नवाज ने शैतानी हंसी हंसकर कहा, तू देखना, यहाँ तो कुड़िया भी तीर की तरह सिद्धि हो जाएंगी और वो तो फिर मुंडा है। खान जी, कुछ तो रहम करो। मैंने रब नवाज के कदमों में सर रख दिया। रहम मेरे कदमों में नहीं, इस रजिस्टर में है। अंगूठे लगे हैं इस पर तेरी 3 पुश्तों के। 8,000 रुपया फ़ी भाई कर्जा है तुम दोनों पर। भाई को शहर में रखना चाहते हो तो 4 दिन के अंदर अंदर 8,000 रुपया ले आओ, वरना भाई को ले आओ। और हाँ, ये 4 दिन की मोहलत भी तुझे दे रहा हूँ, वरना भी मशके बांधने वालों को भेज देता उसकी तरफ। मैं दिल पर बहुत भारी बोझ लिए घर चलाया। अब एक तरफ मेरा भाई था और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। मुझे दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना था। कर्ज चुकाने वाला एक था और कर्ज खा 2, और दोनों एक से बढ़कर एक सख्त। रिहाई किसी भी तरफ से नहीं थी। वो दिन मेरे लिए बहुत सख्त थे। आखिर सोच विचार के बाद मैंने फ़ैसला किया कि कुछ भी हो जाए, पर भाई की ज़िंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। वो मेरा भाई ही नहीं, बेटा भी था। मैंने उस पर सब कुछ कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने समाजत करके रब नवाज को 6,000 रुपये पर राज़ी किया और 1,000 कर्ज़ लेकर भाई की आज़ादी की कीमत चुका दी। उस वाक़े के 2 महीने बाद ज़ैनब की शादी दीन मोहम्मद से हो गई। जिस रात ज़ैनब की शादी थी, मैं बहुत रोया। मुझे यूँ लगा जैसे मेरा सब कुछ लुट गया और ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मगर उस रोज़ शहर से मेरे भाई का ख़त आया, जिसमें उसने लिखा था कि उसने 10वीं का इम्तिहान पास कर लिया है। मेरे अंदर जैसे फिर जीने की आस बन गई। मैंने सोचा, रहमत अली, तूने कुछ खोया ही नहीं तो पाया भी है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अपनी कहानी के उस मोड़ पर रहमत सांस लेने के लिए रुका, फिर खोई हुई आवाज़ में बोला,
बीबी जी, मेरा भाई अब बरसरे रोज़गार है, महकमा जंगलात में मुलाजिम है। कोई बड़ा अफसर नहीं बना वो, पर अपनी रोटी इज्जत से कमा रहा है। और अफसरी में रखा भी क्या है, माशाल्लाह 4 पैसे जमा कर चुका है। अब जल्दी मैं उसकी शादी कर दूंगा। बड़ा भला मानस है, इतना नेक है कि बस कुछ ना पूछो। उसकी शादी की बात करता हूँ ना तो लड़कियों की तरह शर्मा जाता है। मैंने देखा रहमत की आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। वो जैसे तसव्वुर में भाई का चेहरा देख रहा था। मुझसे निगाहें मिली तो ठिठक सा गया। सर झुकाकर बोला, आप भी सोच रही होंगी कि भाई की शादी की बातें कर रहा है, पर अपने बारे में कुछ नहीं बताता। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है बीबी जी, मैंने शादी नहीं की और अब तो उम्र भी गुजर गई है। अब सहरा बांधता क्या अच्छा लगूंगा। सच पूछें तो अब मुझे कोई आरजू भी नहीं, सिर्फ एक ही तमन्ना है कि भाई को ब्याहूं और उसे फलता फूलता देखूं। दिन रात इसी फिक्र में रहता हूँ। कभी सोचता हूँ जागीरदारों से बिगाड़ कर मैंने अच्छा नहीं किया। मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं रहा। जानी के फ़र्ज से जितनी जल्दी सुबकदोश हो जाऊँ ना, इतना ही अच्छा है। उसके बाल बच्चे देखने तो शायद अब मेरी किस्मत में नहीं है। बातें करते करते रहमत यकदम उदास हो गया। बेख्याली में वो अपने ज़ख्मी हाथ को सहलाता हुआ बोला, समझ नहीं आती ज़ैनब किधर चली गई। मैंने उसे रेस्ट हाउस का रास्ता अच्छी तरह समझा दिया था, कोई मुश्किल भी नहीं था। पुल की सीध में चलते जाना था, आगे रास्ता आ जाता है। यही एक रास्ता है पक्की सड़क तक पहुंचने का। बच्चे बच्चे को मालूम है उस रास्ते का। तकरीबन 1 कोस चलकर उसे रेस्ट हाउस में पहुंच जाना था। उस रेस्ट हाउस का निगरान मेरा अपना भाई है, फॉरेस्ट गार्ड है वो। मैंने सब कुछ समझा रखा था उसको। बेचारा सारी रात जागता रहा, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। उस तवील गुफ्तगू के दौरान में मैंने पहली बार अपनी ज़ुबान खोली। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? मैंने एक मौहूम खदशे के तहत पूछा। जान मोहम्मद जी। वैसे मैं उसे हमेशा जानी कहता हूँ, वो है भी तो मेरा दिल जानी। वो मेरा सब कुछ है बीबी जी। बड़े लाड देखे मैंने उसके। रहमत पता नहीं क्या कुछ कह रहा था। मेरे जहन में आंधियाँ सी चल रही थीं। कानों में जान मोहम्मद के अल्फाज गूंज रहे थे। ये नाम मैं एक दफ़ा पहले भी सुन चुकी थी। ज़ैनब ने इस शख्स का नाम लिया था। उस रात जब वो लुटी पिटी हालत में हमें दरख्तों की झुंड में मिली थी और अपने घर के चूल्हे के सामने बैठकर उसने अपनी विपता सुनाई थी, तो उसने कहा था कि उसकी इज्जत बर्बाद करने और उसे जलीलो ख्वार करने वाले शख्स का नाम जान मोहम्मद है। और उसने ये भी बताया था कि वो फॉरेस्ट गार्ड है। फॉरेस्ट गार्ड जान मोहम्मद? मैं ज़ेरे-लब बड़बड़ाई और एक ही लम्हे में सारी सूरत हाल मुझ पर वाज़ेह होती चली गई। वाक़यात की बहुत सी कड़ियाँ खुद ब खुद मरबूत हो गईं। इसका मतलब था कि रहमत ने उस रात बेखबरी में ज़ैनब को एक ऐसे शख्स की तरफ भेज दिया था जो उसकी इज्जत और जान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा था। रहमत जिसे अपना नेकोकार भाई कह रहा था, वो एक बेरहम लुटेरा भी था। यकीनी बात है कि ज़ैनब उस तक पहुंची थी और उसने उसे अपनी हविस की कैद में डाल दिया था या जान से मार दिया था। उस शख्स से इसके अलावा तवक्को भी क्या रखी जा सकती थी? अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था और ये जान मोहम्मद वही था, तो फिर ज़ैनब के बारे में कोई अच्छी उम्मीद रखना नादानी थी। रहमत ने मेरे बदलते तासुरात देखे तो बोला, बीबी जी क्या बात है? क्या आप जानी को जानती हैं? नहीं। मैंने इनकार में सर हिला दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि रहमत को उस तूफ़ान से कैसे आगाह करूं जो मेरे सीने में हलचल मचा रहा था। वो शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी अपने भाई की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी थी और उसे एक बाइज़्ज़त शरीफ इंसान बनाकर खुश हो रहा था, अब उसका असल चेहरा देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? ये सोच कर ही मेरी रूह लरस गई। रहमत उलझी उलझी नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा। कल मैं ज़ैनब के गांव गया था। उसके बच्चों का बुरा हाल है। लावारिस बच्चों का कौन बनता है? और उनसे तो गांव के लोग वैसे भी कन्नी कतरा रहे हैं। लोगों का ख्याल है कि ज़ैनब ने जागीरदार के कातिलों को पनाह देकर बड़ी बेवकूफ़ी की है और अब उसके और उसके बच्चों के साथ जो कुछ भी हो जाए ना, वो कम है। कोई उनके सर पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं कर रहा। मैं रात के अंधेरे में गया था और 3-4 दिन का राशन एक पोटली में बांधकर उनके सहन में फेंक आया हूँ। अल्लाह करे उन्हें मिल गया हो। रहमत बहुत सी बातें कर रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। उस बेरहम शख्स ने ना जाने उसके साथ क्या सलूक किया था। मैंने सरदर्द का बहाना करके रहमत को बाहर भेजा और आंखें बंद करके किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करने लगी। अगले रोज़ की बात है। रहमत मेरे सामने बैठा था। मैंने उसे कहा, देखो रहमत, जान मोहम्मद तुमसे छोटा है और छोटों से गलतियाँ हो ही जाती हैं, कभी मामूली और कभी संगीन। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे भाई से भी एक संगीन गलती हुई है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम बड़ेपन का सबूत दोगे और इस मामले को तहम्मुल से सुलझाने की कोशिश करोगे। उसके बाद मैंने निस्बतन नर्म लफ्ज़ों में और एहतियात के साथ सारी बात रहमत के गोश गुजार कर दी और उसे ये भी बताया कि मुझे खदशा है कि ज़ैनब इस वक्त भी रेस्ट हाउस में जान मोहम्मद के पास ही होगी। रहमत बेपनाह तहय्यर और कर्ब के आलम में ये सब सुनता रहा। बीच बीच में उसने मुझसे कुछ सवालात भी किए जिनके मैंने तसल्लीबख्श जवाबात दिए।
आखिर में मुझे उसकी आंखों में आंसू चमकते दिखाई दिए। उस हालत में वो मुझे बेहद काबिल रहम शख्स महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा अपने बाजुओं में छुपा लिया और देर तक सर दाएं बाएं हिलाता रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा बीबी जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। फिर वो अचानक उठ खड़ा हुआ और तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। मैं सख्त परेशानी के आलम में देर तक उसका इंतज़ार करती रही और दुआ करती रही कि कोई हादसा न रूनुमा हो जाए। रहमत से गुफ्तगू के बाद अब मुझे इस बात में ज़र्रा बराबर शक नहीं रह गया था कि रहमत का भाई फॉरेस्ट गार्ड जान मोहम्मद वही है जिसका तस्करा कई रोज़ पहले ज़ैनब ने किया था। रहमत की वापसी तकरीबन 3 घंटे बाद हुई। ज़ैनब भी उसके साथ थी। मैंने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा। उस वक्त शाम के साए फैल रहे थे। ज़ैनब सरतापा किसी बिस्तर की चैकदार चादर में लिपटी हुई थी। रहमत उसे मेरे कमरे में छोड़कर चला गया। मैंने करीब से रहमत की सिर्फ एक झलक देखी। उसका चेहरा लाल भभू का हो रहा था और आंखों में जैसे खून तैर रहा था। वो कुछ भी कहे सुने बगैर चला गया। अंदर आकर ज़ैनब ने चादर उलट दी और भागकर मुझसे लिपट गई। वो रोने लगी। चौधरानी जी, ये क्या हो गया? तेरी गोद को किसकी नज़र खा गई? हाय रब्बा, क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने किसी का? वो बड़े दर्दनाक अल्फाज में फरहान को याद कर रही थी। उसके गर्म आंसू मेरी गर्दन को भिगो रहे थे, लेकिन मेरी अपनी आंखों में नमी तक नहीं थी। बस एक जलन सी थी पलकों के नीचे। दिल जैसे पत्थर का होकर रह गया था। मैं पूरी तरह होशो हवास में थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे रोना नहीं आ रहा था। फरहान को रो धोकर ज़ैनब मेरे पास चारपाई पर बैठ गई और सिसकियाँ रोकने की कोशिश करने लगी। कहाँ थी तू अब तक? ज़ैनब ने मेरे सवाल को नज़रअंदाज किया। बहुत मारा रहमत ने उस शैतान को। लाठियाँ मार मार कर दोनों बाजू तोड़ डाले उसके। अल्लाह की पनाह, रहमत तो जैसे गुस्से में पागल हो रहा था बीबी जी। अगर मैं उसे ना बचाती ना तो उसे ज़रूर मार डालता। अब भी पता नहीं कि बचता या नहीं। मुझे शुरू से बता, हुआ क्या था ज़ैनब? जवाब में ज़ैनब ने जो कुछ बताया उसका खुलासा कुछ यूँ था। उस रात ज़ैनब को वहाब के जंगल से निकालकर रहमत नाले के पार छोड़ आया था। उसने कहा था मैं अभी थोड़ी देर में बीबी और उसके बच्चे को भी मकान से निकाल दूंगा। उसके बाद प्रोग्राम के मुताबिक हम तीनों को रेस्ट हाउस में पहुंचना था, जहां बकौल रहमत उसका छोटा भाई जानी हमारी मेज़बानी के लिए मौजूद था। ज़ैनब सख्त सर्दी में करीबन 3 घंटे कमाद के खेत में छुपी मेरा और फरहान का इंतज़ार करती रही। आखिर मायूस होकर आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट हाउस की जानिब चलती। वो सहरी के वक्त वहाँ पहुँच सकी। रेस्ट हाउस में जिस आदमी ने उसका इस्तकबाल किया वो नौजवान गार्ड जान मोहम्मद था। जान मोहम्मद को देखकर वो शशदर रह गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुई। जान मोहम्मद ने उसे पकड़कर उसके हाथ पांव बांधे, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और उसे एक स्टोर में बंद कर दिया। वो अब तक उसी स्टोर में कैद रही थी। जान मोहम्मद सख्त खौफजदा था। वो बदकिरदार तो था, मगर भाई से बहुत डरता था। उसे कुछ सुझाव नहीं दे रहा था कि क्या करे। उसे खौफ था कि ज़ैनब उसके भाई के सामने उसका कच्चा चिट्ठा खोल देगी। दोस्तों के साथ मिलकर जो शैतानी खेल उसने ज़ैनब के साथ खेला था वो उसके ज़मीर को कचौके लगा रहा था। एक रात वो नशे में धुत होकर ज़ैनब के कमरे में आ गया। उसने ज़ैनब को खौफनाक धमकियाँ दी और कहा कि अगर उसने उसके भाई को कोई भी बात बताई तो वो उसको उसके बच्चों समेत कत्ल कर देगा। ज़ैनब खौफज़दा हो गई। जानी के मजबूर करने पर उसने अपने बच्चों की कसम खा ली कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। जानी ने कहा, और लाले रहमत को ये भी नहीं बताएगी कि तू यहाँ पहुँची थी। ज़ैनब ने इस बात का भी वादा कर लिया। जान मोहम्मद ने इंदिया जाहिर किया कि वो 1-2 दिन तक उसे छोड़ देगा, मगर बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया। उसका शक दूर नहीं हो रहा था। वो डरता था कि राज राज नहीं रह सकेगा। ज़ैनब सख्त उलझन में थी। जान मोहम्मद के दम बदम रंग बदलते मिजाज ने उसे खौफज़दा कर रखा था। कभी तो उसे लगता कि जान मोहम्मद वहशी दरिंदे की तरह उस पर झपट पड़ेगा और वो सब कुछ कर गुजरेगा जिसकी उससे तवक्को की जा सकती है, लेकिन किसी वक्त उसकी जाँ बख्शी पर आमादा नजर आने लगता। आज वो फिर बहुत मुश्तैल नजर आ रहा था। ज़ैनब सहमी हुई अपने कमरे में बैठी थी। इतने में कुछ फासले से तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ें आईं। उसके बाद मारपीट होने लगी। ज़ैनब ने चारपाई पर कुर्सी रखकर रोशनदान से झांका। रहमत अपनी लाठी से जान मोहम्मद को रुई की तरह धनक रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। लाठी टूट गई तो उसने कुर्सी उठा ली और वो जान मोहम्मद के सर पर मार मार कर तोड़ दी। ज़ैनब को खदशा लाहक हुआ कि वो उसे जान से ही मार डालेगा। वो स्टोर में बंद ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीखें रहमत को होश में ले आईं। रहमत ने कुर्सी एक तरफ फेंकी और दीवार से सर टकरा टकरा कर रोने लगा। बाद अज़ा उसने ज़ैनब को स्टोर से निकाला और अपने पीछे घोड़े पर बिठाकर यहाँ तक ले आया। ये थी ज़ैनब की कुल कहानी। ये सब कुछ मुझे सुनाने के बाद वो सिसकियों से रोने लगी। बच्चों की जुदाई ने उसे बेहाल कर रखा था। उनसे जुदा हुआ सब 3 हफ्ते होने को आए थे। ज़ैनब के रोने की आवाज़ सुनी तो रहमत हमारे पास आ गया। उसके गुस्से का चढ़ा हुआ दरिया उतर चुका था। उसने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अभी एक बंदा भेजा है चकचौदा में। उसने बताया कि बच्चे ठीक ठाक हैं, उन्हें राशन भी मिल गया है। तेरी बड़ी लड़की रोटी शोटी पका लेती है। मैं तो उनकी शक्लों को तरस गई हूँ। ज़ैनब, वो तुझे सब्र से काम लेना होगा। ना तो इस वक्त अपने घर जा सकती है और ना बच्चे यहाँ आ सकते हैं।
तू तो जानती है चंगेज़ी हमारे खून के प्यासे हैं, अपनी और बच्चों की जान की दुश्मन ना बन। मुझे कुछ सोचने दे, को हल निकालने दे मुझे। ये अगली रात का वाक़या है। मैं और जैनब उस कमरे में लेटी हुई थी। जैनब कह रही थी, बीबी जी मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, अल्लाह करे मैं मर जाऊँ। वो मरन जोगा मेरा भाई आपकी मुखबिरी न करता तो ये क़यामतें ना गुजरती आप पर। आपके बच्चे की जगह उसके अगले पिछले क्यों ना मर गए। बस कर दो जैनब, किसी का कोई कसूर नहीं, जो लिखा था वही हुआ, अब छोड़ भी दो इस बात को। वो देर तक रज़ाई में सर्दी से सकती रही और फिर निढाल होकर सो गई। वो तो सो गई, लेकिन मेरी नींद तो शायद आंखों का रास्ता हमेशा के लिए भूल चुकी थी। मैं जागती रही। चंद मनाजिर थे जो बार बार आंखों के सामने आते थे। मेरा और सलीम का हवेली से जान बचा कर निकलना, फिर जैनब के घर सलीम का खंजर से ज़ख्मी होकर गिरना, जैनब का फरहान को लेकर भागना, और आखिर में फरहान का जर्द चेहरा, जान से खाली, मुस्कुराहट से आरी, नन्हा सा थका हारा निढाल फरिश्ता जिसकी आंखें मेरा रास्ता देखते देखते हमेशा के लिए बंद हो गई थी। कैसे मरा होगा वो, अकेला, तन्हा, रो रो कर, हिचकियाँ ले लेकर। उसने मुझे बड़ा तलाश किया होगा, बड़ा ढूंढा होगा मुझे। जी चाहा इतना रोऊं कि मेरा कलेजा पानी होकर आंखों के रास्ते बह जाए और मैं मरकर फरहान के पास पहुंच जाऊं। मगर आंसू और नींद तो एका कर चुके थे, उन्हें मेरी आंखों से कुछ लेना देना नहीं था। यकायक किसी ने मेरे पाँव को हिलाया तो मैं उठकर बैठ गई। मेरी पायती पर रहमत खड़ा था। उसने एक तयशुदा कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया और इशारे से कहा कि मैं इसे जैनब की नज़र से बचाकर पढ़ लूँ। मैंने एक नज़र सोई हुई जैनब की तरफ देखा और कागज़ रख लिया। रहमत जैसे आया था वैसे ही दरवाज़ा भिड़कर दबे पाँव वापस चला गया। ये एक कॉपी साइज़ वर्क था। मैंने सिरहाने रखी लालटेन की लौ ऊँची की और पढ़ने लगी। रहमत अनपढ़ था, उसने यकीनन किसी हमराज से लिखवाया था। ख़त का मज़मून कुछ यूँ था, सलाम बीबी जी, जो बात मुँह से नहीं कह सकता उसके लिए ख़त का सहारा ले रहा हूँ। आप अकल वाली हैं, ऊंच नीच को अच्छी तरह समझती हैं। मैंने जैनब के बारे में बड़ी सोच विचार की है और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उसे और उसके बच्चों को सहारे की बड़ी ज़रूरत है। मैं सच्चे दिल से जैनब का खैर ख़्वाह हूँ और उसे सुखी देखना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो कोई मुनासिब शख्स देखकर उससे शादी कर ले और उसके साथ इस इलाके से कहीं दूर निकल जाए। सिर्फ यही एक तरीक़ा उसके महफूज रहने का। अब मुझे उसके दिल का कुछ नहीं पता कि वो क्या चाहती है और क्या सोचती है। आप ज़रा उसको टटोले। जहाँ तक मेरा सवाल है बीबी जी, मेरे लिए वो अब भी इसी तरह काबिल इज़्ज़त है। दुनिया वाले चाहे जो समझें, मेरे लिए वो वही 10 साल पहले वाली जैनब है। मैं उसे हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। उस मुख्तसर से ख़त ने मुझे वो सब कुछ समझा दिया जो रहमत समझाना चाहता था। उस ख़त को पढ़े बगैर भी मेरे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि रहमत की आंखों में आज भी जैनब की तस्वीर है और उसके बाजू की तरह पक्की रोशनाई से एक नाम उसके दिल पर भी गंदा है। जो बात इंसान खुद नहीं कहता वो उसकी आंखें कहती हैं और जिस्म का हर अज़ू कहता है। अगर रहमत जैनब से शादी का इरादा रखता था तो ये बड़ी अच्छी बात थी। उसे हक़ था अपने बारे में सोचने का और वो कोई अनजान शख्स नहीं था। अगले रोज़ मैंने मौका देखकर जैनब से इस बारे में बात की। एक लम्हे के लिए उसकी शफाफ आंखों में खुशियों के रंग लरसे। वो एक साथ में 9-10 बरस का फासला तय करके एक कंवारी अल्हड़ दोशीज़ा बन गई, जिसके लिए हर खेत खलियान और पनघट एक सैरगाह था और जिसकी निगाहें गांव की गली कूचों में अपने महबूब से आंख में चोली खेलती थीं। मगर दूसरे ही लम्हे सारे रंग उड़ गए। अल्हड़ दोशीज़ा कहीं दूर चली गई और मुसीबत की मारी 4 बच्चों की माँ मायूसी से मेरा चेहरा देखने लगी। नहीं चौधरानी जी, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे कोई हक़ नहीं किसी के हयाती उजाड़ने का। अब जो 4 दिन रह गए किसी तरह कट जाएं तो खलासी हो। जैनब, तुम्हारी सोच गलत है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, शक्ल सूरत भी अच्छी है। तू जिसे 4 दिन की ज़िंदगी कह रही है ना, वो पहाड़ जैसी ज़िंदगी भी हो सकती है। कैसे काटेगी ये सफ़र? रहमत बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि तुम दोनों खुश रहोगे। वो तुझे और तेरे बच्चों को कोई दुख नहीं देगा। हिम्मत कर, ये कदम उठा ले। मैंने जैनब को बहुत समझाया मगर वो किसी तौर भी रजामंद नहीं हुई। सिर्फ एक दलील थी जो उसे सोचने पर मजबूर करती थी और वो दलील उसके बच्चों के मुताल्लिक थी। उनकी सलामती के लिए वो हर हद तक जाने को तैयार थी। आखिर कई रोज़ के सोच विचार के बाद उसका इनकार खामोशी और फिर नीम रजामंदी में बदल गया। मैंने रहमत को इस कामयाबी से आगाह किया। अंदरूनी मुसरत उसकी आंखों में आंसू बनकर चमकने लगी। उसने कहा, बीबी जी, मैं किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करूँ? आप ना होती तो कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं आज ही कराची अपने दोस्त को इत्तला देता हूँ, वो 1-2 दिन में हमारी रिहाइश का बंदोबस्त कर देगा। बात करते करते अचानक उसकी आवाज़ रुंध गई। उसने आंखों पर मफलर रखकर बमुश्किल खुद को रोने से बाज रखा। बस बीबी जी, मैं ही पागल था, झूठे ख्वाब देखता रहा। सारी ज़िंदगी भाई को बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करता रहा और उसे बनाया भी तो क्या, लोफर, बदमाश,
बद किरदार। बस जी, मैं हार गया। अब मैं थोड़ा सा अपने लिए भी जीना चाहता हूँ। मैंने कसम खाई है कि अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा और ना ही उस बदबख्त को अपनी सूरत दिखाऊंगा। वो मेरे लिए मर गया और मैं उसके लिए। यहाँ पर पार्ट 8 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 9 समाअत फरमाएं।